द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 में जर्मनी ने मित्र देशों की सेना को खदेड़ दिया और फ्रांस के कई शहरों पर कब्जा कर लिया। एक दोपहर जनरल डी गॉल नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ दोपहर का भोजन कर रहा था। वह एक फ्रांसीसी सैन्य जनरल थे जिनके 3 बच्चे थे, 2 पहले से ही स्कूल में थे और एक अभी भी छोटा था। अपने परिवार के साथ समय बिताने के बाद उनकी पत्नी यवोन ने उन्हें युद्ध के मैदान के लिए तैयार होने में मदद की। बैरकों में डी गॉल ने सेंट्रल मुख्यालय से मदद के लिए संपर्क किया, लेकिन मुख्यालय ने इनकार कर दिया और उन्हें पीछे हटने के लिए कहा। यह सुनकर डी गॉल निराश हो गए। फोन रखने के बाद डी गॉल ने अपने अधीनस्थों से सरकार के जवाबी हमला करने के डर के बारे में शिकायत की। वह जानते थे कि अगर उनमें आत्मविश्वास नहीं होगा तो वे जीत हासिल नहीं कर सकते। एक पत्रकार जिसने अभी अभी उनके शब्द सुने थे चकित रह गया और फिर उनसे फ्रांसीसी सैनिकों की भावना को प्रज्वलित करने के लिए एक भाषण देने के लिए कहा, जिसे रेडियो पर प्रसारित किया जाएगा। डी गॉल सहमत हुए और वे दोनों भाषण रिकॉर्ड करने के लिए एक खाली मैदान में गए। इस बीच घर पर डी गॉल की पत्नी यवोन को उनके पति द्वारा भेजा गया एक पत्र पढ़ते हुए देखा गया। पत्र में डी गॉल ने उन्हें युद्ध की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया, क्योंकि जर्मन पूर्वी फ्रांस के शहरों को नियंत्रित करने में सफल रहे थे। फिलहाल उनके और बच्चों के लिए शहर के बाहर उनके दादी के घर में जाना बेहतर था। पत्र पढ़कर यवोन केवल अपने पति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर सकती थी। एक सप्ताह बीत चुका था। ठीक 6 जून 1940 को डी गॉल को प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पेरिस शहर में बुलाया गया। प्रधानमंत्री ने रेडियो पर डी गॉल द्वारा दिए गए भाषण की प्रशंसा की, क्योंकि उनके भाषण के कारण फ्रांसीसी सैनिक अधिक उत्साही हो गए और जर्मन आक्रमण का विरोध करने में सफल रहे। इस सफलता के लिए प्रधानमंत्री ने उन्हें उप विदेश मंत्री नियुक्त किया और तुरंत उन्हें एक बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री, डी गॉल और गृह मंत्री ने युद्ध को जारी रखने का समर्थन करने का फैसला किया, हालांकि वे दबाव में थे। डी गॉल ने शीर्ष अधिकारियों से तुरंत युद्ध के मैदान में सहायता भेजने के लिए कहा ताकि जवाबी हमला शुरू किया जा सके, लेकिन दुर्भाग्य से रक्षा मंत्री पेटैन ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास व्यर्थ थे। उन्होंने समझाया कि जर्मन सैनिक पेरिस शहर के बहुत करीब थे और अगर वे पेरिस शहर पर कब्जा करने में सफल हो जाते तो फ्रांस खत्म हो जाता, लेकिन इससे पहले कि ऐसा होता, फ्रांसीसी सरकार के लिए अपनी जमीन को अच्छी तरह से सौंपना और जर्मनी में शामिल होने का फैसला करना बेहतर होता। आखिरकार युद्ध बहुत लंबे समय से चल रहा था, बहुत अधिक हताहत हुए थे और अगर अंत में फ्रांस हारना तय था तो उन्हें और हताहत नहीं करनी चाहिए। पेटैन के सुझाव का समर्थन करने वाले कई उच्च रैंकिंग अधिकारियों को देखकर डी गॉल बहुत निराश हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने डी गॉल को इंग्लैंड के साथ बातचीत करने के लिए लंदन जाने का आदेश दिया ताकि वे फ्रांस की मदद कर सकें। जाने से पहले डी गॉल स्कूल में अपने बच्चों से मिलने के लिए रुके। उन्होंने उनसे कहा कि पेरिस अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यवोन पहले ही दादी के घर शरण लेने जा चुकी है। उन्होंने अपने दोनों बच्चों से तुरंत अपनी मां का पीछा करने के लिए कहा। उन्होंने अपने बेटे से अपनी मां और बहन का ध्यान रखने के लिए भी कहा। लंदन शहर में पहुंचकर जहां उन्होंने चर्चिल नामक ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मुलाकात की, डी गॉल ने जर्मनी से लड़ने के लिए मदद के लिए बातचीत करना शुरू कर दिया, इससे पहले कि वे पेरिस शहर पर हमला करते, लेकिन चर्चिल ने इनकार कर दिया। फ्रांस की मदद करने की बात तो दूर, इंग्लैंड भी अराजकता में था और अगर जर्मनी ने हमला किया तो वे निश्चित रूप से हार जाएंगे, खासकर डंकर्क में भारी युद्ध हारने के बाद। इंग्लैंड ने बहुत सारे सैनिक और हथियार खो दिए थे, इसलिए कुछ समय के लिए वे अन्य देशों की मदद नहीं कर सके, क्योंकि वे भी खतरे में थे। जवाब सुनकर डी गॉल निराश हो गए। पेरिस लौटने पर डी गॉल सरकार की बहुत अराजक स्थिति देखकर चौंक गए। कार्यालय में प्रधानमंत्री ने कहा कि जर्मनी पेरिस से सिर्फ एक कदम दूर है, इसलिए उन्हें तुरंत सरकार को दूसरे शहर अर्थात बोर्डो शहर में ले जाना होगा और पेरिस शहर को एक खुला शहर घोषित करना होगा। इस तरह पेरिस नष्ट नहीं होगा और हताहतों की संख्या कम से कम होगी। डी गॉल ने बिना लड़े पेरिस को छोड़ने के विचार का विरोध किया, जो उनके लिए आत्मसमर्पण करने से अलग नहीं था। आत्मसमर्पण, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सके, यही एकमात्र रास्ता था। कुछ ही दिनों में पेरिस शहर जर्मन के हाथों में गिर गया। शहर में सभी शीर्ष अधिकारी एक बैठक में बैठे हुए पेरिस की स्थिति के फुटेज देख रहे थे, जिस पर जर्मन सैनिकों का कब्जा था। पेटैन और अन्य मंत्रियों ने फिर से तुरंत आत्मसमर्पण करने का सुझाव दिया। फ्रांस कोने में था और पूरी तरह से हार गया था। हिटलर को स्वीकार करना और उसके द्वारा बनाए जाने वाले नए यूरोप में शामिल होना बेहतर था। यह महसूस करते हुए कि उच्च रैंकिंग अधिकारियों ने अपना आत्मविश्वास खो दिया था, डी गॉल बैठक कक्ष से बाहर चले गए। बैठक के बाद जब डी गॉल गृह मंत्री के साथ चर्चा कर रहे थे, उनके सहायक ने उन्हें सूचित किया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें चर्चिल के साथ बातचीत करने के लिए इंग्लैंड लौटने का काम सौंपा है। यह सुनकर कि प्रधानमंत्री अभी भी हार नहीं मानना चाहते थे और अभी भी लड़ने की कोशिश कर रहे थे, डी गॉल के दिल में थोड़ी राहत हुई। यात्रा के मध्य में, चूंकि यह उसी दिशा में था, डी गॉल अपने परिवार से मिलने के लिए अपने दादी के घर रुक गए। जब यवोन ने उन्हें देखा तो वह तुरंत अपने पति को गले लगाने के लिए दौड़ी। बच्चों के साथ समय बिताने के बाद डी गॉल यवोन के साथ टहलते हुए समुद्र के नजारे का आनंद लेते हुए बातचीत कर रहे थे। डी गॉल ने उन्हें फ्रांस की वर्तमान स्थिति बताई। वह इतने निराश थे कि उनके सारे प्रयास व्यर्थ लग रहे थे। यवोन ने उन्हें मजबूत करने की कोशिश की और उन्हें उन ऐतिहासिक कहानियों की याद दिलाई जो वह उन्हें सुनाया करते थे, सिकंदर, सीजर और नेपोलियन जैसे महान व्यक्तियों के संघर्ष की कहानियां, जो बड़ी समस्याओं का सामना करने के बावजूद कभी नहीं हारे। अपनी पत्नी की बातें सुनकर वह फिर से उत्साहित हो गए। जाने से पहले उन्होंने वादा किया कि वह अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। लंदन पहुंचकर डी गॉल और फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल ने तुरंत दोनों देशों के बीच सहयोग पर चर्चा करने के लिए
चर्चिल के साथ एक बैठक की। ब्रिटिश विदेश मंत्री ने युद्ध के दौरान अपने देश को विलय करने की पेशकश की, लेकिन ब्रिटिश गृह मंत्री सहमत नहीं हुए। अगर वे शामिल होते तो फ्रांस केवल एक बोझ होता और इंग्लैंड को पूरी अराजकता में खींच ले जाता। बहस के बीच चर्चिल ने दृढ़ता से कहा कि फ्रांस और इंग्लैंड भाई हैं और भले ही वे विलय न करें, अगर फ्रांस नष्ट हो जाता है तो देरस्वे इंग्लैंड भी नष्ट हो जाएगा। चर्चिल ने अपना विचार बदल दिया और फ्रांस की मदद करने का फैसला किया। यह सुनकर डी गॉल खुश हुए। जब बैठक समाप्त हुई तो डी गॉल ने तुरंत प्रधानमंत्री को फोन किया और अभी हुई बैठक के परिणामों की सूचना दी, लेकिन खुश होने के बजाय प्रधानमंत्री चिंतित लग रहे थे और फिर उनसे तुरंत लौटने के लिए कहा। हवाई अड्डे पर पहुंचते ही डी गॉल के सहायक ने बताया कि तख्तापलट हो गया है। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था और उनके स्थान पर सरकार के प्रमुख के रूप में पेटैन ने कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, पेटैन ने डी गॉल को भी बर्खास्त कर दिया था। डी गॉल प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भागे। जब वे अंततः मिले तो प्रधानमंत्री ने समझाया कि डी गॉल के इंग्लैंड में रहने के दौरान क्या हुआ था। नाजियों का समर्थन करने वाले प्रतिनिधि सभा के सदस्यों ने उन्हें धोखा दिया। उन्होंने अन्य सदस्यों को युद्ध रोकने और जर्मनी में शामिल होने के लिए उकसाया क्योंकि वे अंत में वोट हार गए थे। तख्तापलट हुआ। कहानी सुनकर डी गॉल ने वहां से लड़ने के लिए इंग्लैंड लौटने की योजना बनाई। उन्हें यकीन था कि चर्चिल मदद करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री, जो उम्मीद खो चुके थे, केवल उनका समर्थन कर सके। उन्होंने डी गॉल के मिशन में मदद करने के लिए अपनी बचत दी। तैयारियां पूरी होने के बाद डी गॉल इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। लंदन पहुंचकर डी गॉल फ्रांसीसी दूतावास गए और वहां के एक कर्मचारी से इंग्लैंड में रहने वाले सभी फ्रांसीसी नागरिकों के वोट इकट्ठा करने के लिए कहा, यह साबित करने के लिए कि अभी भी कई लोग हैं जिन्होंने हार नहीं मानी है और अभी भी लड़ना चाहते हैं। लेकिन चर्चा के बीच अचानक एक रेडियो प्रसारण आया जिसमें घोषणा की गई कि पेटैन को अब आधिकारिक तौर पर फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है और फ्रांस जर्मनी में शामिल हो गया है। प्रसारण सुनकर गया है और फ्रांस जर्मनी में शामिल हो गया है। प्रसारण सुनकर इमारत में हर कोई गुस्सा हो गया। डी गॉल तब चर्चिल से मिलने के लिए भागे। जब वे मिले तो डी गॉल ने उनसे रेडियो पर अपना भाषण प्रसारित करने की अनुमति देने के लिए भीख मांगी ताकि फ्रांसीसी लोगों को हार न मानने के लिए आमंत्रित किया जा सके। इंग्लैंड के साथ एकजुट होकर उनके पास अभी भी उम्मीद थी। चर्चिल ने उन्हें ऐसा करने दिया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत की तो उन्हें अपने ही देश का गद्दार माना जाएगा। लेकिन डी गॉल को डर नहीं था। दूसरी ओर क्योंकि फ्रांस की स्थिति अब सुरक्षित नहीं थी, यवोन ने अपने परिवार को तुरंत भागने के लिए आमंत्रित किया, अपने पति के पीछे लंदन जाने के लिए। लेकिन उनकी चाची और मां उनके साथ नहीं जाना चाहती थीं, वे केवल स्थिति के आगे झुक सकती थीं। जाने से पहले उनकी मां ने उन्हें गले लगाया और उनकी और उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। जब डी गॉल अपने अपार्टमेंट पहुंचे तो बिना समय बर्बाद किए डी गॉल ने तुरंत कल के अपने भाषण की स्क्रिप्ट लिखी। अगले दिन अपने भाषण के प्रसारण से पहले डी गॉल ने फ्रांस में अपनी चाची को फोन किया और पूछा कि उनका परिवार कैसा है। उनकी चाची ने उन्हें केवल इतना बताया कि यवोन और बच्चे बंदरगाह गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि चीजें कैसी चल रही हैं। उन्होंने कहा कि जर्मन सेना सीमा की सख्ती से पहरेदारी कर रही थी ताकि कोई भी नागरिक फ्रांस से भाग न सके। यह सुनकर डी गॉल चिंतित हो गए। जब वह प्रसारण कक्ष में पहुंचे तो डी गॉल को धैर्य रखना पड़ा क्योंकि तैयारियां अभी भी पूरी नहीं हुई थीं। काफी देर इंतजार करने के बाद वह आखिरकार फिर से प्रसारण कक्ष में दाखिल हुए। अपना भाषण देने से पहले उनके सहकर्मी ने उन्हें याद दिलाया कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो पेटैन उन्हें विद्रोही मानेंगे। हालांकि डी गॉल डरे नहीं और अपना भाषण शुरू करते रहे। दूसरी ओर जो फ्रांसीसी जहाज भागने की कोशिश कर रहे थे उन पर लगातार नाजी सैनिकों का आतंक था। अगले दिन डी गॉल को फ्रांसीसी सरकार से एक पत्र मिला। इसमें लिखा था कि उनके भाषण के परिणामस्वरूप डी गॉल को विद्रोही माना जाता है। उनकी सभी संपत्तियां और संपत्ति जब्त कर ली जाएंगी और यहां तक कि उनकी फ्रांसीसी नागरिकता भी रद्द कर दी जाएगी। उदासी के बीच डी गॉल के सहायक आकर रिपोर्ट करते हैं कि जर्मनों ने बंदरगाह को नष्ट कर दिया है और भागने की कोशिश कर रहे फ्रांसीसी निवासियों के जहाजों पर बमबारी की है। यह सुनकर डी गॉल और भी चिंतित हो गए। कुछ दिनों बाद जब डी गॉल सोच रहे थे, अचानक एक टेलीफोन कॉल आया जिसमें उन्हें बताया गया कि उनका परिवार बमबारी में बच गया। दिन ब दिन लंदन शहर, इंग्लैंड में डी गॉल हर रोज सभी फ्रांसीसी लोगों के लिए अपने भाषण प्रसारित करते रहे। वह अब अकेले नहीं थे, उनका परिवार देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में उनका साथ दे रहा था और उनका समर्थन